वोटिंग मशीन लाकर इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने का तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाने का आइडिया है, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। सो सरप्राइजिंगली इनफ आज दोपहर 2:20 पर हमने देखा, आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है जनाब तलत हुसैन साहब का वो वीलॉग, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली इसी राय का इजहार किया है कि ये एक फ्रॉड है और ये इलेक्शन को हाईजैक करने का एक और तरीका है। सो अब कानूनी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार आइन और कानून देता है पाकिस्तान का कि वो इस तरह की ओपिनियन अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट और अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दे सकें। सो ये एक अहम सवाल है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने एस्टीम्ड पैनल के साथ। और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की आज मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब से, कल उस्मान बुज़दार साहब से हुई थी। सो उसकी क्या अंदर की खबर है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और क्या हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है या ये तूफ़ान थम गया है। सो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया साहब, पाकिस्तान के माया नाज सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इनसे भी इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। मेरे दोनों एस्टीम्ड मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये लेटेस्ट डेवलपमेंट कैसे देखते हैं, ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बड़ी पॉजिटिव की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि लास्ट क्वार्टर को मिलाकर कोई अच्छी खबर पाकिस्तान को सुनने में मिलेगी? यकीनन आपको पता है कि कराची जो है पाकिस्तान की मईशत का एक बैकबोन है। अभी 2 रोज पहले मैं 1-2 बड़े सरमायाकारों के साथ उनकी महफिल में बैठा हुआ था, तो वहां पर ये गुफ्तगू हो रही थी। एक तो शिकायत ये थी कि जी हमारा जो मीडिया है वो अमूमन बहुत ही मनफी किस्म का जो है एक बयानिया पेश करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता या इतना ताल्लुक नहीं होता जितना होना चाहिए। तो उनको हंस के कह रहे थे कि आपको पता नहीं कि हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में जो माशी सरगर्मियां हैं, उन्होंने फिर मुझे सेक्टर्स गिनवाने शुरू किए। उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज्यादा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस आपको पता है कि दुनिया में ज्यादा और हमारा माशाल्लाह एग्रीकल्चर आउटपुट भी ज्यादा हुआ है, तो किसानों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त वो गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, वो अपने जो और सामान होता है, सामान तायुश जिसको कहते हैं, उस पर भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपकी जो IT की इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन की है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है, तो उसके साथ जितनी भी जेली वो हैं इलाक जिनका होता है, एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, तमाम की तमाम बूम में है। तो उन्होंने मुझे गिनवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी माना हमारे यहाँ जो है 2-3 इंडस्ट्रीज, मीडिया को उन्होंने नाम दिया कि ठीक है वहां पर आप लोगों के पैसे कम हो गए, मीडिया को बड़ा नुकसान हो रहा है, और खुदा आपका भला करे, हो सकता है कि जी ये जो होटल्स की इंडस्ट्री है, केटरिंग है, इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन बिलअमूम अगर देखा जाए तो 97% जो अगर मईशत है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से हमारा GDP ग्रोथ बढ़ रहा है। एक तो जाहिर है कि जब नैरो बेस होती, पिछली मरतबा हमारी कॉन्ट्रैक्ट की थी गुज़िश्ता माली साल में, तो क्योंकि वो अब एक्सपेंड होने लगी और जो गवर्नमेंट की टैक्टिक्स थी कि जी पेंडेमिक के दिनों में भी इन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि किसी ना किसी तरह से माशी सरगर्मियां जारी रहे। और आप याद करें कि मीडिया का अक्सर जो तोपखाना था वो कहता था कंप्लीट लॉकडाउन भारत जैसा कर दें, और हम इसी तरह का शोर मच रहा था कि जो भी हमारे यहाँ अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अंग्रेजी मीडियम, उनकी भी आप ट्विटर हैंडल देखें उठाकर, वो भी इसी तरह की फरमाइश करते थे, लेकिन वो सोचते नहीं थे कि काम आदमी का क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मतलब है कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि जो स्ट्रक्चरल कुछ चीजें उनको हमने एड्रेस कर दिया। लेकिन अभी ये नहीं कि हमें खुश होना चाहिए बहुत ज्यादा, अभी जिद्दोजहद के मनाजिर और भी हैं। एनर्जी सेक्टर का जो मसला है उस क्राइसिस को दूर करना है, वो हमारा एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने, उसका जो सर्कुलर डेट है। तो उस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। लेकिन अगर आप कहें कि जी 2.5 बरस के बाद इमरान साहब को जो मईशत मिली थी, जिस दिगरगूं सूरत हाल में थी, फिर उसके बाद पै दर पै मुश्किलात हुई, तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मईशत जो है वो पटरी पर आ गई है। और अगर इसी तरह यानी कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो, मीडिया जो है ऑब्जेक्टिव काम करने लगे, यकीनन हुकूमत पे तनकीद करें, हम सब करते हैं, लेकिन उतनी सरजनिश करे कि जितना कसूर हो, और सियाक व सबाब के साथ करे। बात ये होती है कि आप एक मिजाज बना देते हैं ना। लेकिन डॉलर आज स्टेबल हो गया, बैंक सेक्टर के प्रॉफिट बढ़ गए, तो आप गिनते चले जाइए इसमें सेक्टर वाइज अगर मैं कहूं तो वाकई उसके अंदर जब तमाम सेक्टर पैसे बना रहे हैं। और वो आखिरी जुमला मैं नहीं भूलता, मुझे बड़ा मजा आया, उन्होंने कहा यार हमारे तो बाज दोस्त अकेले चलते हुए भी हंस रहे होते क्योंकि इतने पैसे बन रहे हैं।
تو یہ جب یہ فضا ہونے لگے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نیچے بھی آتا ہے, عام آدمی کو بھی آتا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز اگر چل رہی ہیں تو مزدور جو ہے اس کو پیسے ملنے لگے ہیں نا, بالکل, اور وہ وہاں پہ چھانٹیاں بند ہو گئی ہیں. تو اگر اسی طرح ہمارا آپ ہر معیشت میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں مڈل کلاس کے لوگ کام کرتے ہیں, لو مڈل کلاس کے کام کرتے ہیں, تو یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے اور ہمیں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ جو منفی نہ ہوں. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اب آتے ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے تو آج اسٹریٹ اوے ریفیوٹ کر دیا یہ سارے کلیمز, اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی پروجیکشنز کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے, کمیٹی عجیب بات کر رہی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ فگرز کو فج کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی بات کی. سو ایک تو یہ کہ آپ کو کس حد تک ریئلسٹک لگ رہی ہے یہ بات, اور اس کے بعد پھر ذرا ہم سیاست پر بات کریں گے اور الیکشن کمیشن پر بھی. دیکھیں ملیہ, بات یہ ہے کہ جس اکنامک انوائرمنٹ میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ. جس طریقے سے انہوں نے پینڈیمک کے اندر اکانومی کو کنٹینیو رکھا, اور اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں جی ڈی پی آپ کے سامنے 3.9 پہ چلی گئی, مائنس پہ جا رہی تھی 1.2 کے قریب, 5 پہ ریگولیشن بینک وہ ریکور کر گئے. آپ کی کاٹن انڈسٹری جو ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں کہاں بھی کہاں چلی گئی ہے. بالکل 2 سال کا آرڈر بک ہے, 2 سال کا آرڈر بک ہے, اینڈ دے سو, اور اس کا مطلب ہے جو جاب اپرچونیٹی ہے وہ لیبر کلاس کو بہت زیادہ مل رہی ہے, وہ بھی مل رہی ہے. پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے امید ہے کہ جو آپ انہوں نے ایک سب سے بڑا ہمارا اکنامک انجن تھا ایگریکلچر, ہاں جی, اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے. اگر یہ کرتے ہیں تو یو ول سی کہ اور 1 سال کے اندر ہم کہاں کی کہاں چلے جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے اب فل تھروٹل کے ساتھ پکڑیں اپنی ایگریکلچر کو, ایگریکلچر امپلیمنٹس. نمبر 2, اچھے سے اچھا سیڈ اس کی وہ چیک کریں, اس کو ٹرائل کریں, اس کو لے کر آئیں. اور نمبر 3, آپ جو ہیں ان کو کہیں سبسڈی دیں, فرٹیلائزر میں سبسڈی دیں. نمبر 2, یہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم باہر سے جب امپورٹ گندم کرتے ہیں 2800 روپے من لیتے ہیں, اور ہم اپنے ایگریکلچر جو کسان ہیں اس کو 18 پہ دیتے ہیں, 1800. تو یہ بڑھا دیں, لوگ زیادہ لگائیں گے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں جیسے عامر جان نے کہا کہ بہت بہتر ہے. دا ایشو از کہ پورا گینگ, چاہے وہ آپ کے اپوزیشن کا ہو, چاہے وہ آپ کے بزنس کمیونٹی کا ہو, چاہے آپ کے وہ مافیا ہو, سب مل کے اس گورنمنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سب کا کھانا پینا رکا ہوا ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو ایکسٹرا مائل بجٹ میں, اور 31 دسمبر تک اگر اور بہتر کر لیتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ لوگ بھی خوش ہوں گے. یس, مہنگائی کنٹرول کر لیں تو آل تھنگ ول. بالکل صحیح, بالکل درست.